हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 25 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था होश खोते हुए वांगजी को एक बात समझ आ गई। विंग, उसका हस्बैंड विंग है और अभी इसी बात के साथ उसकी नींद भी टूटी। आंखें खोलने के बाद कुछ पल के लिए वो अपने आसपास देखने लगा। लगभग सुबह हो चुकी थी और खिड़की के झरोकों से जो सूरज की रोशनी आ रही थी उससे वांगजी को पता चल गया कि वो अंगीठी के पास बहुत सारे ब्लैंकेट को ओढ़कर लेटा हुआ है। शायद उसके हस्बैंड ने उसे नहलाने के बाद यहाँ पर लाकर लिटा दिया होगा। उनका शादी का बेड दूसरी तरफ अभी भी टूटकर उसी हालत में पड़ा था। ये देखकर वांगजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वांगजी आंखें बंद करके फिर से एक बार लेट गया और सब कुछ याद करने लगा, जो कुछ भी उसने विंग के बारे में देखा था, सुना था। वांगजी को इस बात पर 100% शक था कि उसके हस्बैंड विंग हो सकते हैं, क्योंकि जब से वो जगे थे उसने उन दोनों को कभी भी साथ नहीं देखा था और विंग को उसके हस्बैंड के बारे में छोटी से छोटी बात पता थी। यहाँ तक कि वांगजी ने जो अपने हस्बैंड से कहा था वो सब कुछ भी। वांगजी को विंग का वो चेहरा याद आ गया जब प्रिंस और विंग के रिश्ते की बात लहान सीचन ने छेड़ी थी। मतलब उस वक्त विंग को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, उसने ये सब मजाक में लिया था। अब वांगजी को विंग की वेंचिन से कही हुई एक बात याद आने लगी। माफ़ कर दो विंग गुनिया, वो क्या है ना, मैं 1000 साल तक सोया था तो इस बीच में यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, तो इसलिए मुझे ज़रा भी खबर नहीं है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। पर एक ईलिंग डिसाइपल होने के नाते आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रिंस के सामने आना कितना खतरनाक हो सकता है और उनके श्राप का जिक्र करना भी। और फिर जब वांगजी ने पालकी में बैठने से अपनी नाराज़गी जताई थी तब ऐसा लगा था कि वो बात विंग के दिल पे लगी है। उसने तुरंत पालकी को गायब करके वहां पर घोड़ा ला दिया, जैसे कि ये बात उसे खुद तकलीफ दे रही हो, क्योंकि क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। पर अब वांगजी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, कैसे? यकीनन उसका हस्बैंड बचपन से ही इस बात की कोशिश कर रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से इस श्राप को हटा दे। तो हो सकता है उसने इसी कोशिश में कोई तरीका ढूंढ लिया हो खुद को फॉक्स स्पिरिट में बदलने का। हो सकता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ही चेंज करता हो ताकि फॉक्स स्पिरिट के रहते उसके चेहरे को देखकर किसी को वो श्राप ना लगे। वांगजी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये काम कैसा करता है। शायद से उसे इसके बारे में और जानने की ज़रूरत थी। अपने हस्बैंड के इस विंग के रूप में बदलने के गुत्थी को उसे सुलझाने की ज़रूरत थी और यही उसका अगला टारगेट होगा। वांगजी ने तो सोच लिया था। उसे कुछ और बातें याद आ रही थी जो उसके हस्बैंड और बाओशान सेरेन के बीच में हुई थी। तब बाओशान सेरेन विंग को शिफ्टिंग को लेकर डांट रही थी। उस वक्त पता नहीं कहाँ से अचानक यीलिंग टेम्पल में विंग का उदय हुआ था और अब जाकर उनकी बातों को वांगजी एक नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त विंग ने जवाब दिया था कि अब वो और छुपना नहीं चाहता। अब कहीं जाकर विंग की बातों का मतलब निकल रहा था। अब वांगजी को समझ आ रहा था विंग के रूप में आते ही किसी तरह से प्रिंस की ची एनर्जी में बदलाव हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें अपने चेहरे को ढकने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं खुद विंग उनका मास्क तो नहीं है? पता नहीं वांगजी जितनी तरह से सोच सकता था उन सभी तरह से सोच रहा था, पर उसके सारे ख्यालों के घोड़े तब रुक गए जब उसने अपने हस्बैंड की ची एनर्जी महसूस की। वांगजी ने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसके हस्बैंड लेस रोब्स में उसी की तरफ आ रहे थे। बदकिस्मती से उनका चेहरा फिर से एक बार ढका हुआ था पूरी तरह से। वांगजी को तो थोड़ा सा नाराज़ होना ही था। उसे अच्छा लगता था अपने हस्बैंड के चेहरे को देखना, खासकर उनके होठों को। गुड मॉर्निंग, एम्परर ने वांगजी को ग्रीट किया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ ट्रे
वांगजी के बगल में रखा, साथ ही उससे पूछा, कैसे हो तुम? उनका हाथ अपने आप ही वांगजी के बालों में चला गया, उसके बाल संवारने लगा। तो वांगजी ने कहा, मैं ठीक हूँ। ये बात वो दिल से बोल रहा था, क्योंकि वो सच में अच्छा महसूस कर रहा था। माना कि उसे थोड़ा सा दर्द तो हो रहा था, पर वेंस के हमले के बाद से जो वो परेशान था, वो सब कुछ चला गया था। इस वक्त उसे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। पता नहीं कैसे, पर उसकी गोल्डन कोर भी पहले से ज़्यादा ब्राइटर महसूस हो रही थी। तभी वांगजी ने पूछा, आप कैसे हैं? उसने अपने हस्बैंड का हाथ अपने हाथ में लिया। तभी एम्परर ने कहा, लांझा, तुम सही कह रहे हो ना? कोई बात नहीं अगर तुम थक गए हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ड्यूअल कल्टीवेशन मुश्किल हो सकता है। मेरी माँ को भी बहुत तकलीफ हुई थी मेरे पिता के कर्ज की वजह से। तो अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे बोलने से कभी कतराना मत। एम्परर वांगजी की चिंता जता रहे थे, हालांकि उन्होंने वांगजी के सवाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। वांगजी ने जवाब दिया, अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, पर अभी मुझे अच्छा लग रहा है। हस्बैंड, आप कैसे हैं? आपकी छी एनर्जी कैसी है? मुझे कल आपको लेकर चिंता हो रही थी। वांगजी बोला। तो एम्परर हंसने लगे। उनके मास्क की वजह से उनकी आवाज़ बड़ी दूर से आ रही थी। तो एम्परर ने कहा, हाँ, कल मैं थोड़ा सा होश में नहीं था। हमारे इतने ज़रूरी दिन पर भी मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा, पर अभी मुझे अच्छा लग रहा है। यही तो मैंने तुम्हें कल रात भी बताया। मुझे पिछले 1000 सालों से पहली बार इतना अच्छा लगा है। हो सकता है तुम थके हुए होने की वजह से ये बात तुम्हें याद नहीं होगी। कहते हुए एम्परर ने वांगजी के नाक पर फ्लिक किया। तो वांगजी ने तुरंत उनकी उंगली दूर हटाते हुए कहा, मुझे याद है। आगे एम्परर ने कहा, मैंने तुम्हारा नाश्ता हमारे कमरे में ही मंगवाया है। असल में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम किस वक्त जगोगे। वैसे वींग ने कहा था कि तुम इसी वक्त जगते हो, इसलिए मैं ज़बरदस्ती इतनी सुबह सुबह उठ गया ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला सकूं। पर ये कितनी सुबह है लांझा, मुझे लगता है तुम्हें और थोड़ा सोना चाहिए। वांगजी ने पूछा, आपको ये उसने बताया? आपको उसने और क्या क्या बताया? अब वांगजी करवट बदल कर अपने हस्बैंड की गोद में आ गया। इससे तो एम्परर चौंक गए, वो अपनी जगह पर ही थम गए। पर फिर तुरंत एक हाथ से वांगजी को उन्होंने पकड़ लिया और फिर आगे बोलने लगे, यही कि तुम्हें रैबिट्स पसंद है और तुम। तभी वांगजी एम्परर से लिपटते हुए उनके मास्क पर हाथ फिराने लगा जहाँ पर उनके होठ है। वांगजी ने साय करते हुए कहा, आपको दूसरा वाला मास्क अच्छा था, मुझे आपको किस करना अच्छा लगा। एम्परर को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा। तभी उन्होंने हंसते हुए कहा, लांझा, मैंने तो वो इसलिए पहना था कि ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए वो ज़रूरी था। मतलब किस करने से थोड़ी मदद हो जाती है, पर अगर वो मैं पहने रहूँगा तो किसी और को तकलीफ़ हो सकती है। वांगजी महसूस कर पा रहा था उसके हस्बैंड उसके टच की वजह से परेशान हो रहे हैं। उसे अपने हस्बैंड पर अपना ये असर भी अच्छा लगा, पर उसे थोड़ा सा और समझना होगा, जानना होगा इस कर्ज के बारे में। तब तक के लिए उसने अपने हस्बैंड का हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर हल्के से किस कर दिया। लांझा, एम्परर बुदबुदाए। वांगजी ने तुरंत अपना चेहरा अपने हस्बैंड के शोल्डर में छुपा लिया। इतना कांड करने के बाद वो खुद ही शर्मा रहा था कि अपने हस्बैंड से नज़रें भी नहीं मिलाना चाहता था। ठीक से बैठते हुए एम्परर ने टॉपिक चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, शिजुन दोपहर को तुमसे मिलने आएंगी। वैसे तो वो तब से मिलना चाहती थी जब से मैं जग गया हूँ, पर शायद मैंने उनका सारा ध्यान अपनी तरफ ही रखा, और अब जबकि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है तो आखिरकार उनके पास तुमसे मिलने के लिए समय है। चलो इसी बहाने वो मेरा पीछा छोड़कर मुझे भी थोड़ा सा आज़ादी दे देंगी, ताकि मैं शिंगशिंग शिडी और सोंगलान से बातें कर सकूं, उनसे पूरे देश का हालचाल जान सकूं।
जिस मुहिम पर वो पिछले कुछ महीनों से थे। वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया। अच्छी बात है कि बाओशन सरन उससे मिल रही है। वो कर्ज के बारे में और भी जान सकता है। हो न हो बाओशन सरन को तो ज़रूर पता होगा कि उसका हस्बैंड ही विंग है, और हो सकता है कि वो इस बारे में वांगजी को कोई ज़रूरी बातें भी बता दे। अब एम्परर वांगजी से काफ़ी सारी बातें करने लगे, जैसे कि यीलिंग के मार्केट के बारे में, वहाँ की लेक्स के बारे में, और ख़ासकर वांगजी को बोट से होते हुए यीलिंग में किस तरह से घूमना चाहिए, इस बात को लेकर वो समझाने लगे। साथ ही हंसी मजाक भी करने लगे। उनकी बात करने का तरीका बिल्कुल विंग की तरह था, बस वो अपनी आवाज़ थोड़ी सी बदले, थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से बात करे। तो वांगजी ने बिना सोचे ही बोल दिया, कभी आप या फिर विंग मुझे ले जाइएगा। इस वक्त वो एम्परर के शरीर पर बने अलग अलग पैटर्न्स को अपनी उंगली से ट्रेस कर रहा था। अब उसके हस्बैंड ने उसे जुड़ाते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगा वो तो तुम्हें परेशान करता है लांझा, क्या तुमने अपना मन बदल लिया? तब वांगशी ने कहा, नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि वो मेरा हस्बैंड मुझसे नहीं चुराएगा, इसलिए मुझे वो पसंद है। वो एक अच्छा लड़का है, थोड़ी बेवकूफ़ी करता है पर उसकी बातें समझदारी की होती है। इस पर एम्परर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और वांगजी देख पा रहा था कि उसके छोटे से शब्दों ने एम्परर पर कितना असर कर दिया है। क्या वो वांगजी को पागल समझते हैं? वांगजी अब उन्हें प्यार से देखते हुए सोचने लगा, उसके हस्बैंड कोई अच्छे एक्टर नहीं है, मतलब वांगजी अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान दे तो वो उनके और विंग के बीच में कितनी सारी समानताएं देख सकता है। उसने तारीफ तो विंग की है, पर खुश एम्परर हो रहे हैं। तभी दासियों का एक ग्रुप वहाँ पर उनका ब्रेकफास्ट देने के लिए आया, और जैसे ही उन्होंने बेड की हालत देखी वो वहीं पर रुक गई। वांगजी के तो कान लाल हो गए। वो इस परिस्थिति से तुरंत निकलना चाहता था, इसलिए अपने हस्बैंड को पीछे छोड़कर वो उठकर सीधा कोर्टयार्ड में आ गया। अब पीछे एम्परर इस बात को लेकर जो चाहे स्पष्टीकरण दे, वांगजी को इससे क्या। वांगजी को एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया, जिस पर काफ़ी अच्छी नक्काशी दिख रही थी। बाकी बगीचे से दूर वो एक पेड़ की छाया में था, इसलिए वांगजी उसी तरफ चला गया, और वहाँ पर उसने देखे प्यारे प्यारे रैबिट्स। वांगजी मुस्कुराया, उन्हें ग्रीट करने लगा, हेलो। वो गेट्स को खोलकर उनके घर के अंदर चला गया। वो सभी अलग अलग रंगों के थे। उनमें से एक सफ़ेद था, एक भूरा, एक काला, और आखिरी वाला सफ़ेद जिसमें भूरे रंग के धब्बे थे। उनका ये छोटा सा घर एक छोटा सा 3 मंजिला पैगोडा था। वांगशी बड़ी इनायत से वहीं पर बैठ गया। वो पूरा का पूरा पैगोडा बैठे हुए वांगजी के छाती तक ही पहुंच रहा था, और वो हर तरफ से खुला था ताकि रैबिट्स कभी भी कूदकर उसके अंदर जा सके। साथ ही वहाँ पर बहुत सारी घास भी थी, और छोटे छोटे ब्लैंकेट्स भी रखे हुए थे ताकि रैबिट्स को कोई परेशानी ना हो। साथ ही जो चीज़ वांगजी को सबसे अच्छी लगी वो थी उस पैगोडा पर चांद बनाया गया था, और उसके अंदर रैबिट, जैसे कि वो उनका प्रोटेक्टिव गार्डियन हो। तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा, तो तुमने इसे ढूंढ लिया, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारी पप्पू ने कहा था कि तुम इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाना चाहते थे, पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये जगह ही अच्छी लग रही है। एम्परर फुल ग्लोरी में अपने सिल्क रोब्स के साथ आगे चल रहे थे, और पीछे पीछे उनके खुले रोब्स चल रहे थे। वो वांगजी की तरह गेट खोलकर नहीं, सीधा गेट के ऊपर से आ गए, और उनके नंगे पैरों को देखकर वांगजी तो सांस लेना ही भूल गया। और इतने बड़े एम्परर को देखकर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो रैबिट्स डर गए। वो तुरंत वांगजी के पास छुपकर बैठ गए। वांगजी ने एम्परर को जवाब देते हुए कहा, मुझे भी ये बहुत पसंद आया। फिर उसने झुककर 2 रैबिट्स को अपने गोद में उठा लिया, और उन्हें बाहों में लेकर थपथपाने लगा ताकि वो शांत हो जाए। और वो वांगजी के चेस्ट पर आते ही उसकी एनर्जी महसूस करके तुरंत शांत भी हो गए। तब एम्परर ने कहा, अयो, मैंने उनके लिए इतना खूबसूरत घर बनाया और वो मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। एम्परर हंसने लगे तो रैबिट्स
वांगजी की छाती में और भी ज़्यादा घुसकर छुप गए। एम्परर ने कहा, इनके दिल में लॉर्ड एम्परर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तब वांगजी गंभीर होते हुए बोला, रैबिट शिकार किए जाने वाले प्राणी हैं और आप बहुत लंबे हो, इसलिए वो डर गए हैं। फिर वो उस पैगोडा की तरफ देखकर बोला, क्या ये सच में आपने बनाया है? उसके दिल में अपने हस्बैंड के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। तब एम्परर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपने जीवन का काफ़ी सारा समय अकेला रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा हो गया, जैसे कारपेंट्री और लकड़ी का काम। और इस कला ने मुझे ध्यान लगाने में भी काफ़ी मदद की। और हाँ, चिंता मत करो, मैंने इस पर एक तालिस्मान लगा दिया है ताकि बाज और बाकी किसी भी शिकारी की नज़र इस पैगोडा पर ना पड़े और हमारे बनी चिल्ड्रन किसी की भी नज़र में ना आए। और हाँ, इस कोर्टयार्ड में आने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं को है जो मांस नहीं खाते, देखा जाए तो मुझे छोड़कर। इतना सब सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड हस्बैंड। वींग ने कहा था कि मेरे हस्बैंड बहुत टैलेंटेड है, तो मुझे उससे सहमत तो होना पड़ेगा। और हाँ, इनका घर बहुत खूबसूरत है। वांगजी ने कहा। तो एम्परर बुदबुदाए, आयो माय लॉर्ड हस्बैंड ये, माय लॉर्ड हस्बैंड वो। लांझा, तुम इतने फॉर्मल तरीके से बातें क्यों करते हो? वांगजी ने 2-3 बार पलकें झपकाई और बोला, मैं मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपको क्या पुकारूं। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, क्या मैं आपको महाराज वुशियान बुलाऊं? एम्परर ने तुरंत नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम सिर्फ अकेले ऐसे पर्सन हो शिजुन और शिमू के अलावा जो मेरे साथ फॉर्मल नहीं हो सकता। क्यों ना तुम मुझे वुशियान बुलाओ? एम्परर मानो खुद से ही सवाल कर रहे थे। वांगजी ने हामी से हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छे वुशियान। दोनों भी एक साथ चुप हो गए कुछ पलों के लिए। एम्परर ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत फॉर्मल हो रहा है। चलो कुछ और सोचते हैं। आशियान कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो शिजुन मुझे बुलाती है। और लांझा, मैं तुम्हारा भाई तो नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे शियान गगा बुला सकते हो या फिर गगा? तुम्हें कैसा लगता है? हाँ। वांगजी एक पल के लिए वुशियान की तरफ देखता रह गया और फिर मुड़कर अपने हस्बैंड की तरफ पीठ कर दी। वह अपने हाथ में पकड़े रैबिट को सहलाते हुए अपने लाल गालों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पिछली रात उनके बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वांगजी को लगने लगा कि उसके हस्बैंड को उसे चिढ़ाना अच्छा लगता है और उनके चिढ़ाने के बाद वांगजी चौंकने से खुद को रोक भी नहीं पाता। इसलिए क्यों ना वो इस बात का बदला ले। तो वांगजी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अभी तक अपने बड़े भाई को भी गगा नहीं पुकारा। एम्परर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता तुम अपने भाई के जैसे मुझे पुकारो। अब एम्परर ने पीछे से वांगजी को बाहों में लेते हुए कहा, तो क्यों ना तुम मुझे गगा पुकारो थानर? बकवास, वांगजी ने कहा। उसे तो इस बात को सोचकर ही गुस्सा आ रहा था, पर एम्परर ने तो बिल्कुल उसका उल्टा किया। उन्होंने वांगजी को उसी हालत में उठा लिया। वांगजी के पैर जैसे ही जमीन से ऊपर उठे, वो पूरी तरह से एम्परर के चेस्ट में दब गया और एम्परर इधर से उधर झूलने लगे, जिससे कि वांगजी के पैर भी झूलने लगे। जानर, एम्परर ने वांगजी के कंधे पर अपने मास्क से रब करते हुए कहा। उस ठंडे मेटल का स्पर्श होते ही वांगजी ने कहा, गगा, आपको मुझे नीचे छोड़ना चाहिए, इससे पहले कि हमारे रैबिट्स डर जाए। वांगजी देख पा रहा था उसके हाथों में पकड़े हुए रैबिट्स किसी तरह से खुद को उसके हस्बैंड से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो वो नहीं चाहता था कि अगर वो कूदे तो उन्हें किसी भी तरह की चोट लगे। अच्छा जानसान, ठीक है, कहते हुए एम्परर ने वांगजी को फिर से एक बार दबोचा और फिर उसे प्यार से नीचे उतारा। और वांगजी को ज़मीन पर बैठते ही उसके रैबिट्स तुरंत उसकी गोद से निकलकर नीचे गिर गए और उनके ज़मीन पर टच होने से पहले ही एम्परर ने अपनी ची एनर्जी से ध्यान से पकड़कर नीचे उतार दिया। एम्परर चिल्लाए, कितनी पागलपनी है। तभी उन्होंने मुड़कर अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जिसकी छाती पर अभी भी एक पनी लिपट कर बैठा था
एम्परर के उनको छुड़ाने के बाद भी। तो एम्परर ने कहा, ये तो छोटे से डम्पलिंग की तरह लग रहा है और मैं जेलस हो रहा हूँ। एम्परर ने एक उंगली से उस खरगोश को थपथपाया। ऐसा लग रहा था उसे पांगजी की चेस्ट पर रहना इतना आरामदेह लग रहा था कि वो वहाँ से हटना ही नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ रहने के लिए वो एम्परर के टच को भी सह रहा था। ये देखकर एम्परर को भी बड़ी खुशी हुई और पांगजी भी मुस्कुराया। पांगजी की ये एक प्यारी सुबह की शुरुआत थी और उसे अच्छा लगता अगर उसकी हर सुबह ऐसे ही होती। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।